हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास तिवारी आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह इस श्रृंखला का 6वां वीडियो है। जिन साथियों ने प्रीवियस 5 वीडियो साथ ही थियरी के 16 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उन सभी को नहीं देखा है, वो सब प्लेलिस्ट के माध्यम से चैनल पर अरेंज कर दिए गए हैं। जाकर आप उन्हें देख लेंगे, तब इसे देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के कंटेंट को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई करंट अफेयर का ई बुक को लेना है तो आप कमेंट में पिन किया गया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो कंटेंट। दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया, बताइए आप। तो आपने बिल्कुल सही सोचा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, इस योजना माने पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना था। उस समय कौन थी पीएम, कौन थी? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम, जैसे गांधी जी ने इरविन से जब समझौता हुआ था तो उस समय गांधी जी ने 11 सूत्री मांग पेश की थी। ठीक है, और गरीबी हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री मांग पेश की है। ठीक ना, 1975 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में कब हुई थी? आपातकाल का समय था उस समय। ठीक ना, अब आगे देखते हैं। इस योजना को जनता पार्टी की सरकार ने समय से पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया था। माने जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, ये समय से पूर्व माने 1 साल पहले 4 वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष। ठीक, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर गरीबी हटाओ वाला को अगर आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना से जोड़ना है तो एक छोटा सा समझिए हम ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गरीब होता है, गरीब व्यक्ति होता है, तो वो अगर उसको कभी कुछ मांगना होता है किसी से, तब वो अपना हाथ फैला के इसे मांगता है। तो हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? ये कुछ ऐसे हाथ बन गया है, तो समझ लीजिए जिसमें 5 उंगलियां होती हैं, तो 5 से 5वीं याद कर लीजिएगा। दोस्तों, इसका ऑफेंड मत होइएगा, कोई गरीब आदमी मांगेगा ही, बस ये ट्रिक था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज व्यवस्था को भारत में सर्वप्रथम कहाँ से लागू किया? बताइए कहाँ से लागू हुआ था? तो आपने बिल्कुल सही सोचा, राजस्थान से। ठीक ना, राजस्थान से हुआ था। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम बताना चाहें तो उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा नहीं है। ठीक ना, हाँ, उत्तर प्रदेश में ये कहें कि अभी जो है बेस्ट पंचायती राज व्यवस्था वाला पुरस्कार जीता था उत्तर प्रदेश। ठीक ना, और ये आंध्र प्रदेश में दूसरी बार लागू हुआ था। माने 2 अक्टूबर को यहाँ लागू हुआ था, 2 अक्टूबर को यहाँ पे, 11 अक्टूबर को लागू हुआ था। और जम्मू कश्मीर की एक पल्ली ग्राम सभा है, वहाँ पे अब की बार 2022 का जो हुआ है, वहाँ पे यही पल्ली पंचायत में ही हुआ है। ठीक है, जो समारोह हुआ है, मोदी जहाँ से भाषण दिए हैं अब की बार का, पल्ली पंचायत से दिए हैं। तो ये चारों थे। आगे देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। कहाँ से, कब से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1959 में सौंपी थी, जिसके आधार पर यह 2 अक्टूबर 1959 से लागू हो गई। माने बलवंत राय मेहता समिति जो थी, इसने मेहनत किया, पूरा रिसर्च किया, 1959 में एक मसौदा सौंपा। ठीक ना, उसी मसौदे के आधार पे 2 अक्टूबर 1959 को एक राजस्थान का एक जिला चूज किया गया, वहीं पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। ये पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई समितियां कौन कौन सी हैं? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, GVK राव समिति। ठीक ना, ये सारी समितियां हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? बताइए कब हुई थी? CDP की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 या 2 अक्टूबर 1952, 1 जनवरी 1958 या 15 मार्च 1950? कब हुई थी?
हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, कब क्या स्थापना हुआ था, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी 6 अगस्त 1952, ठीक ना। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ के इस समय के अध्यक्ष हैं सतीश धवन, इसका स्थापना हुआ था। और 15 मार्च 1950 को आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा छोड़िए, हमें बता देते हैं, योजना आयोग का अध्यक्षता मतलब गठन हुआ था, ठीक ना, 15 मार्च 1950 को। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को, ठीक है ना। हाल ही में समझ लो, जैसे ही संविधान उस लागू हुआ था, 26 जनवरी को संविधान लागू होगा 1950 में ही, और 15 मार्च को योजना आयोग का गठन किया गया। एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। देश में पहली ग्राम पंचायत का निर्माण कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959। दूसरी का 11 अक्टूबर 1959, उसी महीने में 9 दिन बाद, ठीक। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण विकास का लक्ष्य नहीं है, बताइएगा, नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, ये तो पॉजिटिव बात कर रहा है, तो है। लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ये भी सही है भाई। लोग का जब ग्रामीण विकास होगा, लोगों में शिक्षा जाएगी, चिकित्सा बढ़ेगा, उन लोगों में बढ़िया होगा ना, सब कुछ व्यवस्था बढ़िया होगी, तो उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता भी होगी, ठीक ना। भारतीय नागरिकों का रहन सहन अमेरिकी नागरिकों जैसा करना, कुछ अजीब सा लग रहा है, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। पहला चौथा देखते हैं। लोगों का आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये तीसरे में ही कुछ झोल झाल है, तो हाँ बिल्कुल सही। देखिए, भारतीय नागरिक जो हैं ये अमेरिकी नागरिक के जैसा काहे करेंगे भैया। अमेरिकी नागरिक का स्वर्ग में रहते हैं, नहीं। हमको अगर मतलब कंपैरिजन करना है, कंपटीशन करना ही है, तो हम अपने आप से करेंगे। मतलब हम अपनी प्रीवियस स्टेट से बेस्ट होते जाएं, ऐसे से एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हमारा जीवन एकदम बहुत अच्छा, रहन सहन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। तो यही गलत होगा, और लक्ष्य नहीं है तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। नो नीड टू एक्सप्लेन। 5वां क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था आधारभूत ढांचे के अंतर्गत नहीं आती है, बताइएगा, नहीं आने वाली। तो परिवहन नहीं आती है, बैंक या बीमा या चिकित्सा, बताइए कौन सी नहीं आती है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, चिकित्सा। दरअसल इसमें क्या है ना कि ये बहुत ही आधारभूत ढांचा और सामाजिक सेवा में बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म अंतर है, जिसको हम अगले पेज पे देख के समझाते हैं। जैसे ये रहा, इधर वाला सामाजिक सेवाएं, इधर वाला आधारभूत ढांचा है। क्या है कि जो आधारभूत ढांचा है ये पूरा एक समुदाय को, एक ग्रुप को अफेक्ट करेगा, पूरे ग्रुप पे प्रभाव डालेगा। और ये जो है, ये वाला चीज़, ये किसी इंडिविजुअल पे असर डालेगा। जैसे मान लीजिए परिवहन आता है तो पूरे गांव को न लाभ होगा। संचार आता है, किसी गांव में टावर अगर बढ़िया से लगा, नेटवर्क वाला टावर अगर अच्छे से लग गया तो पूरे गांव को फ़ायदा होगा ना। बैंक आ गया तो पूरे गांव को फ़ायदा होगा। ये जितना भी होगा पूरे एक समुदाय को फ़ायदा दिलाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं, शिक्षा, अगर किसी को शिक्षा दे दिया जाए तो उसको ना फ़ायदा होगा, चिकित्सा दे दिया जाए तो उसको फ़ायदा होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सामाजिक सेवाएं हैं, और ये वाला आधारभूत ढांचा है, ठीक ना। जैसे अगर कहा जाए तो स्कूल आएगा आधारभूत ढांचे में, और शिक्षा आएगी सामाजिक सेवाएं में, ठीक ना। तो ये अंतर है। अस्पताल आएगा आधारभूत ढांचे में, और चिकित्सा आएगा सामाजिक सेवाओं में। ऐसा करते हैं, समझे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। बताइए आप, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, या दादा भाई नेहरू के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो आंसर होगा ये एम विश्वेश्वरैया, ठीक है ना। अब इनके बारे में एक दो फैक्ट बता देते हैं। ये एक इंजीनियर थे, पेशे से ये इंजीनियर थे, ठीक ना। तो इन्हीं के जन्म दिवस को भारत में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस कब आता है, 15 सितंबर को, ठीक ना। तो 15 सितंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, इंजीनियर्स डे। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो इन्होंने ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा है, साथ ही लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
2 पुस्तक हो गई इनकी। महात्मा गांधी की पुस्तक, 1 पुस्तक आप बताइएगा, 2 मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। एक ठे लिखा है इन्होंने हिंद स्वराज, हिंद स्वराज लिख दिया। एक बड़ी इनकी जीवनी भी उसको बोलते हैं, उसको आप बताइएगा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। और तीसरी पुस्तक है मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, ठीक है। इधर इसे भारत लिख दीजिएगा, जगह नहीं है। तो ये रहा, अब ये रहा चौथा ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखा था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक ना। इसी पुस्तक में इन्होंने ड्रेन बेल्ट थियरी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये इन्होंने कहा था कि अंग्रेज वे सोखता हैं जो कि गंगा नदी से पानी सोख करके थेम्स नदी में, चूँकि लंदन की नदी है, वहाँ पे ले जाके निचोड़ रहे हैं। तो ये कथन पूछा जाता है, किसने कहा था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के पुस्तक के अंतर्गत सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की संकल्पना प्रस्तुत की। भैया हम ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया क्यों इतना तवज्जो दे रहे हैं? हाँ, क्योंकि इसमें आर्थिक नियोजन की बात सर्वप्रथम की गई थी। किसने लिखा था? एम विश्वेश्वरैया ने, ठीक ना। बॉम्बे प्लान 1944-45 में आया था। 1944-45 में क्या हुआ था कि बम्बई के कुछ 8 उद्योगपतियों ने मिलकर के भारत को किस तरीके से विकसित की ओर आगे बढ़ाया जाए, मतलब विकासशील बनाया जाए, यहाँ के लोगों को विकास किया जाए, एक प्लान बनाया। उसी को बॉम्बे प्लान नाम दिया गया, ठीक ना। कब आया था? 1944-45 में। कहाँ के उद्योगपति थे? बम्बई के थे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान को प्रस्तुत किया गया था। सर्वोदय प्लान, देखिए ये जयप्रकाश नारायण भी बड़ा इंपॉर्टेंट चेहरा है। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि भारत में दल रहित लोकतंत्र होना चाहिए। मतलब ऐसा पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने दल रहित लोकतंत्र की मांग की है। मतलब इन्होंने कहा था कि भैया भारत में ना तो भाजपा, ना सपा, ना कांग्रेस, ये सब कुछ न रहे, लेकिन लोकतंत्र रहे। अब ये बता सकते हैं कौन सा कैसे, ऐसा कैसे संभव है, लेकिन इन्होंने ही मांग किया था, ठीक ना। अगला है केसी नियोगी द्वारा सोवियत संघ के दौरे पे वहाँ से आर्थिक नियोजन की व्यवस्था को भारत में लागू करवाया गया था, ठीक है। माने जो आर्थिक नियोजन है ये कहाँ से आया हुआ है? यूएसएसआर, सोवियत संघ को यूएसएसआर बोलते हैं, वहीं से आया है। ये भारत में लागू हुआ। किसने लागू करवाया था? केसी नियोगी ने, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान, आप बताइए। इन सभी में से ऑप्शंस में से कौन सा सही है? तो हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा था, पहला स्थान है। आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे झंडा गाड़े हुए भाई, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि में देखा जाए तो। यही नहीं, जो भारत है ये विश्व स्तर पर जो है झंडा गाड़े हुए दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो। दालों के उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, सब्जियों के उत्पादन में। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ये दोनों तो अभी हाल ही की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ठीक है। रिपोर्ट में, एक के रिपोर्ट में ये भी था, ये भी वाला था और ये भी वाला था, ठीक ना। तो आशा करते हैं समझे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा, कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, बताइए आप। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग। सही है दोनों? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, ये सी ऑप्शन सही था। एम.एस. स्वामीनाथन यहाँ के जो भारत के जनक हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और नॉर्मन बोरलॉग जो कि मैक्सिको के मूल निवासी थे, किंतु नागरिकता लेके अमेरिका में रहते थे, ठीक है। मतलब मैक्सिको में जन्म हुआ था, रहते यहाँ पे थे अमेरिका में। तो ये जो है विश्व स्तर पे जनक हैं हरित क्रांति के। अब बात आती है हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम गार्ड। देखिए ये थोड़ा सा अलग है, ये आप जानिए, औरों से बेहतर होने के लिए ये जानना पड़ेगा। विलियम गार्ड ने यूज किया था हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक ना। हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है? ये तो जनक व्यक्ति हो गए भारत स्तर पर, जनक व्यक्ति हो गए अमेरिका स्तर पर, मतलब विश्व स्तर पर। तो आप बताइए हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है? फिलीपींस है, ठीक ना। फिलीपींस, वही फिलीपींस है जो कि अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को भारत से खरीदा है।
आगे देखते हैं फिलीपींस से कुछ रिलेशन और बताते हैं। फिलीपींस में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में, ठीक है। कटक में ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? देखिए असत्य पूछा है। रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम कीट सेरिकल्चर सही है ना, रेशम कीट का सेरिकल्चर होता है। केचुआ पालन वर्मिकल्चर, केचुआ पालन वर्मिकल्चर कहलाता है, हाँ कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, ये भी होता है। रेशम कीट बबूल पर पाले जाते हैं, नहीं ये गलत है। रेशम कीट जो है शहतूत के वृक्ष पे पाले जाते हैं, ठीक ना, तो ये गलत हो गया। ये इसमें मतलब ये सब ऐसे पढ़ते हुए आते तो ये चौथा वाला ऑप्शन खुद ही लग जाता है, ये गलत है। मान लो अगर ऊपर कोई कंफ्यूज हो रहा था तो चौथा वाला ऑप्शन पे तो बिल्कुल गलत ही हो जाता, क्योंकि रेशम के कीट ये शहतूत वाले पेड़ पर पाले जाते हैं। आगे देखते हैं फिर अगला, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, जैसे रेशम की साड़ी होती है, साड़ी को इसे शहरी, थोड़ा अंग्रेजी टाइप में, अंग्रेज के टाइप में बोलेंगे तो शहरी हो जाता है साड़ी। तो मछली पालन पिसीकल्चर होता है। बागवानी हार्टिकल्चर होता है। बृहद स्तर पर अगर खेती हो उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। वन संवर्धन को सिल्वीकल्चर बोलते हैं। देखिए ये सब अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब आगे आने वाले में इतना बार रिवीजन हो जाएगा, हम करा देंगे कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप बस सुनते जाइए, पढ़ते जाइए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति सत्य है, मतलब कौन सा क्रांति जो है वो सही बताया गया है? गुलाबी क्रांति मत्स्य उत्पादन, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। मत्स्य उत्पादन, जो मछली है वो पानी में रहती है और पानी नीला होता है, तो मत्स्य नीली उत्पादन, नीली क्रांति थी, तो ये तो गलत हो गया और हमको सत्य ढूंढना है। धूसर क्रांति कंपोस्ट खाद उत्पादन, धूसर क्रांति कंपोस्ट खाद, हाँ हमने पढ़ा था। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन, तो यही सही है, हमको सत्य ढूंढना भी था, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अंडा उत्पादन सफ़ेद क्रांति, नहीं भैया, सफ़ेद क्रांति तो दुग्ध उत्पादन थी, ठीक ना, तो ये गलत हो गया। प्याज उत्पादन गोल क्रांति, नहीं, गोल क्रांति पे आलू उत्पादन है, ठीक ना, गोल क्रांति मतलब आलू उत्पादन, और प्याज उत्पादन का मतलब गुलाबी क्रांति। झींगा मछली उत्पादन भी गुलाबी क्रांति है। तो ये आप एक सेकंड पॉज करके आप मन के तो पढ़ लीजिए, बाकी मैं ऐसे बता देता हूँ। देखिए नीली क्रांति मछली उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, जो कि 1966 में आई थी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गुलाबी प्याज और झींगा मछली उत्पादन। फिर आगे काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन, सुनहरी क्रांति बागवानी तथा फल उत्पादन, ठीक ना, ये सारे हो गए। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने पिछले वीडियो से हम कुछ शुरू किए हैं भारतीय संविधान को पढ़ना, जो कि छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इसको देखते हैं। पहली 12 अनुसूचियाँ हैं, तो जिनमें से ये 6 इस पेज पे, 6 अगले पेज पे हैं। तो पहला अनुसूची क्या कहता है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। दूसरा क्या बोलता है? जो मतलब अधिकारी हैं जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, कैग हो गए, ये सब जितने लोग हैं, इन सब का वेतन के बारे में बताता है। थर्ड वाला जो है वो शपथ के बारे में बताता है, इन्हीं लोगों जो वेतन ले रहे हैं उन लोगों के शपथ के बारे में बताता है। चौथा जो है राज्यसभा प्रतिनिधियों के बारे में बताता है, माने किस क्षेत्र से कितने राज्यसभा प्रतिनिधि जाएंगे, राज्यसभा में बैठेंगे, वो ये बताता है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 31 प्रतिनिधि जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है ना, 31 जाते हैं। पांचवा है भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का क्षेत्र, माने SC/ST का क्षेत्र भारत में, पूरे भारत में, ठीक है ना। लेकिन जब यही बात असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के करेंगे, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के करेंगे, तब ये 6वां हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का वर्णन किया गया। किसमें? 6वें में। मैंने 5वें में तो पूरे भारत का कर लिया गया, लेकिन 6वें में थोड़ा सा स्टार कंडीशन लगा के कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करेंगे, तब ये वाली बात होगी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 7वीं में है
3 प्रकार की अनुसूचियाँ बताई गई। कौन कौन सी हैं भैया? संघ है, फिर राज्य है, फिर समवर्ती है, ठीक ना। ये 3 प्रकार की सूचियाँ बताई गई 7वें में। फिर 8वें में भाषा बताई गई। भाषा कब कितनी थी? पहले 14 थी, अभी 22 हो गई है, ठीक ना। फिर 9वें में भूमि सुधार अधिनियम। देखिए 9 से जो है ये सब बड़ा बहुत आसान सी ट्रिक है। ना से 9 होता है, ना से नियम हो जाएगा। ना से 9, ना से नियम, ठीक ना। ना से 9, ना से नियम। दा से 10 होता है, दा से दल बदल हो जाता है। ग से 11 हो जाता है और ग से ग्राम पंचायत हो जाता है, ठीक ना। फिर 12वां क्या हो जाता है हमारा? इसको देखो, अगर ये पता हो गया है, मतलब गा से 11, गा से ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का ही समझ लो पट्टीदार होता है नगर पंचायत, तो उसी के जस्ट बगले में अगले वाले में आ जाएगा 12वें में। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारी मेहनत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।